रीतिकाल के प्रमुख कवि हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पहले आचार्य, जिनको आचार्य शुक्ल ने पहला आचार्य माना है हिंदी का, आचार्य केशव। आचार्य केशव रीतिकाल की जो प्रमुख काव्यधाराएं हैं उनमें रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों की धारा में आते हैं। ठीक है, तो इनका परिचय हमें पूरा याद करना है और इनकी रचनाएं भी हमें याद करनी। पहले इनका परिचय और रचनाएं देखिए कि आचार्य केशव। आचार्य केशव का जन्म 1560 ईस्वी में ओरछा, जो ग्वालियर के पास है, मध्य प्रदेश में हुआ था। आचार्य केशव का जन्म 1560 ईस्वी में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? ओरछा मध्य प्रदेश में। जिनके जन्म लेके समझ लो इंपोर्टेंट है, तभी लिख रहे हैं। आचार्य केशव का जन्म 1560 ईस्वी में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके जो पिता थे काशीनाथ थे, पंडित काशीनाथ। वो संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। इनके संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उद्भट मतलब बहुत ज्यादा जानकार थे। तो 1560 ओरछा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनके पिता काशीनाथ यानी कि पंडित काशीनाथ संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। आगे देखिए आप, आचार्य केशव को भक्ति काल और रीतिकाल का संधि कवि कहा जाता है। आचार्य केशव को भक्ति काल और रीतिकाल दोनों के बीच का यानी संधि, दोनों की संधि करने वाला कवि कहा जाता है। उधर बात करें कि आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि किसे कहा जाता है, तो वहां नाम आता है विद्यापति का। किसका नाम आता है? विद्यापति को तो आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि माना जाता है। और विद्यार्थी हम आगे बढ़ेंगे कि भक्ति काल और रीतिकाल का संधि कवि किसे माना जाता है, तो आचार्य केशव को। आगे देखिए कि काल की दृष्टि से यानी कि समय की दृष्टि से, काल की दृष्टि से तो जो आचार्य केशव है वो कहा गया भक्ति काल के कवि ठहरते हैं। भाई इनका जो जन्म हुआ उसके आधार पर इनको किस काल का कवि माना जाता है? समय की दृष्टि से तो भक्ति काल का। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं और रचना करने की जो प्रवृत्ति है, इनकी रचनाओं की जो विशेषता है, उन विशेषताओं और रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर इनको रीतिकाल का कवि माना जाता है। आचार्य केशव को काल की दृष्टि से तो भक्ति काल का कवि माना जाता है और इनकी रचना प्रवृत्ति की दृष्टि से इन्हें रीतिकाल का कवि माना जाता है। किस काल का कवि माना जाता है? रीतिकाल का कवि माना जाता है। आगे देखिए आप, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम आचार्य कवि भी आचार्य केशव। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम आचार्य कवि, आचार्य क्या होते हैं? जो गुरु भी होते हैं और बहुत बड़े ज्ञानी जानकार होते हैं, मतलब जो दूसरों को शिक्षा भी देते हैं और खुद रचनाएं भी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आचार्य। तो हिंदी के प्रथम आचार्य किसको माना है? आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? आचार्य केशव को माना है। और सब नरेश इंद्रजीत सिंह के ये दरबारी कवि, जैसे उनके दरबार में रहा करते थे वहीं पर रहा करते थे। किसके? इंद्रजीत सिंह के। अब देखो इनकी कृतियां, काफी पीछे बढ़ गया। इनकी कृतियां कौन कौन सी? ये सारी हमें याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर दत्त चंद्रिका, नवसिंह, छंदमाला, ये सब इनकी कृतियां हैं। अब ये हमें याद होनी चाहिए भाई। देखिए रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, तो रामचंद्रिका और एक दो प्रिया है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। एक तो रामचंद्रिका है, रामचंद्र से याद रखेंगे। दो प्रिया है, अब दो वीर से आएगी, विज्ञान और वीर। जो विज्ञान की जानकारी रखता है वो वीर होता है ना। तो वीर सिंह विज्ञान गीता और वीर सिंह देव चरित। एक देखो आप जहांगीर से याद रखेंगे, जहांगीर से चंद्रिका और नवसिख और छंदमाला। तो देखो इनकी कितनी कृतियां हो गई? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर दत्त चंद्रिका, नवसिख और छंदमाला। ये सब किसकी कृतियां हैं? आचार्य केशव की। तो इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, यहां लिखता हूं कि रार मतलब लड़ाई। कवि, जो कवि जन है ना, उनमें आपस में लड़ाई होती रहती है, किसी न किसी मत को लेकर आपस में विवाद होता है ना, कि रार कवि जन छ, रार कवि जन छ। ठीक, जो कवि होते हैं ना उनमें राड़ होती रहती है। इन कवियों में क्या होती रहती है? मतभेद होता रहता है, लड़ाई होती रहती है मतों के आधार पर। तो रार कवि जन छ केशव, पीछे आपको क्या जोड़ना है?
केशव, रार कवि जन छ केशव। देखिए याद नहीं होगी क्या, आपको वी से आपको 2 कृतियां बनानी है, बाकी एक एक। देखो रा से बताओ रामचंद्रिका, र से रसिक प्रिया, क से कवि प्रिया, क से कवि प्रिया। अब वी से देखो, एक तो विज्ञान गीता और एक वीर सिंह देवचरित। विज्ञान गीता वीर सिंह देवचरित, ये 2 वी से। जैसे जहांगीर जस चंद्रिका, एक बार आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी कृतियां, फिर अगर आप कभी नहीं भूलना चाहते तो ये ट्रिक याद कर लेना। लेकिन एक बात आपको एक कंटेस्ट आपको बता दो भाई, जैसे कौन सी कृति आती है, न से कौन सी आती है, किसकी, केशव की। और ना जर न से तो बहुत सारी आती है, लेकिन जब केशव की बात आएगी तो कौन सी आनी चाहिए अपने को याद, जैसे जहांगीर जस चंद्रिका। न से नख सिक, छ से छंदमाला, सब किसकी है, आचार्य केशव। तो रार कवि जन छ केशव, रार कवि जन छ केशव। ठीक है, अब आगे देखिए आप, रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त है। कितने प्रकाशों में, 39। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा स्वप्न में, देखो स्वप्न में आदेश देने पर एक ही रात में कर दी कि आचार्य केशव को सपने में आए, कौन, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी। तो इनके सपने में आए और इनको आदेश दिया कि तू रामचंद्रिका की रचना कर, और इन्होंने एक ही रात में रामचंद्रिका की रचना कर डाली। ऐसा माना जाता है। रामचंद्रिका को पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, छंदों का अजायबगर। रामचंद्रिका को छंदों का अजायबगर किसने कहा, रामस्वरूप ने। राम से रामचंद्रिका, राम से रामस्वरूप, और क्या कहा रामस्वरूप ने, छंदों का अजायबगर। रामचंद्रिका को छंदों का अजायबगर किसने कहा, रामस्वरूप ने। किसने कहा, रामस्वरूप ने। रामचंद्रिका को पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायबगर कहा है, छंदों का अजायबगर कहा है किसने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किस कृति को, रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका किसकी कृति है, आचार्य केशव की। आगे देखिए आप, आचार्य शुक्ल ने आचार्य केशव को क्या नाम दिया, हृदयहीन कवि और कठिन काव्य का प्रेत कहा है। यानी कि नियमों में बनकर रचना करते थे, नहीं है, बहुत ही कठोर शैली में कह सकते हैं हम। तो आज हृदयहीन कवि कहा है कि इनके हृदय नहीं था मानो, और कठिन काव्य का प्रेत, यानी कि काव्य का जो कठोरतम रूप है उस रूप में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत। और हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है, आचार्य केशव को। किसको कहा जाता है, आचार्य केशव को। और किसने कहा, आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने आचार्य केशव को हृदयहीन कवि और कठिन काव्य का प्रेत कहा है, हृदयहीन कवि और कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है, आगे देखिए आप, विज्ञान गीता जो इनकी कृति है वो प्रतीक शैली में लिखा गया क्या है, एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। विज्ञान गीता एक प्रतीक शैली में लिखा गया इनका क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इधर रामचंद्रिका थी 39 प्रकाशों में, सपने में कहा वाल्मीकि ने इसलिए लिखी, और इधर आता है कि विज्ञान गीता प्रतीक शैली में लिखी गई है। प्रतीक बनाते हैं, कोई चिन्ह बनाते थे, कोई प्रतीक, तो प्रतीक शैली में लिखी गई है। और कौन सा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक धर्म की जानकारी देने वाला है। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर चंद्रिका और रतन बावनी, ये सब क्या है, चरित्र काव्य है। तो आप ऐसे आते हैं, वीर जहां रहते हैं या जहां जाते हैं वहां उनको क्या मिलता है, रतन मिलता है। वीर जहां रतन, ये चरित्र काव्य है। वीर जहां रतन, ये क्या है, चरित्र काव्य। वीर जहां रतन क्या है, चरित्र काव्य। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर चंद्रिका, रतन बावनी, ये इनके चरित्र काव्य है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शिक और छंदमाला, ये क्या है, ये देखो आ गया ना, रीतिबद्ध कवियों की विशेषता। काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना की है, तो काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथ कौन कौन से केशव के, रसिक प्रिया, दोनों प्रिया प्रिया, दोनों प्रिया प्रिया, और एक नक्शिक और एक छंदमाला। कवि प्रिया कवि प्रिया की रचना ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी, यानी कि राज्य की नर्तकियां हुआ करती थी पहले, कि राज नर्तकी परवीण राय, कौन, परवीण राय को काव्यांगों की शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। पूछ ले कि ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी परवीण राय को काव्यांगों की शिक्षा देने के उद्देश्य से आचार्य केशव ने किस कृति की रचना की, तो किसकी, कवि प्रिया की। किसकी, तो आप याद रखना भाई, परवीण राय पसे और पसे प्रिया, कवि की प्रिया कौन, परवीण राय। ठीक है, तो परवीण राय राजनर्तकी थी, उसको शिक्षा देने के लिए उन्होंने
कवि प्रिया की रचना की थी। आगे देखिए, इन्हें क्या कहा जाता है? वेदांतवादी मिस्र भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वेदांतवादी मिस्र कहते हैं। हृदयहीन कवि, कठिन काव्य का प्रेम भी इनको कहा गया है। इनकी कृति है रामचंद्र का उपसंतों का अजायबगर कहा गया है। ठीक है, ये अपने आचार्य केशव का परिचय कंप्लीट हुआ। यानी कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हमने पहला कवि पढ़ा आचार्य केशव, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है,